बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कोलाइड के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। ये कोलाइड जो होता है ना, मैंने कहा था ना, एक वीडियो के अंदर बताया भी था। मैंने कहा कि ये जो अपने रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान का यूज अगर अपन लेते हैं तो हमारे दैनिक जीवन में हमारे आसपास का जो वातावरण है, उस वातावरण में हर क्षेत्र में रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण उपयोग माना जाता है। और इसी को लेकर आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो है कोलाइड के उपयोग। कोलाइड देखो, हमने अभी पढ़ा कोलाइड परिक्षिप्त माध्यम, परिक्षिप्त प्रवस्था, दोनों को मिलाते हैं तब एक अवस्था बनती है द्रव की, जिसे कोलाइड के नाम से जाना जाता है। अब देखो आप इसका उपयोग, मैंने यहाँ पर 9 पॉइंट लिखे हैं, अभी आपको दिख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना। अब मैं इन 9 पॉइंट को कैसे आपको समझाता हूं, बताता हूं। इसको शॉर्ट के अंदर आपको ध्यान में रखना है और जो चीजें महत्वपूर्ण है उसके ऊपर मैं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लिखता हूं। आप देखो, चौथा पार्ट खत्म होने जा रहा है अपने केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना। तो हर लेसन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो बोर्ड परीक्षा के अंदर आने वाले सवाल है महत्वपूर्ण, वो सभी सवाल उसके ऊपर मैं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट या इंपॉर्टेंट कुछ ना कुछ लिख देता हूं, मार्क कर देता हूं, ताकि आपको पढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। आप उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा पढ़िएगा, याद कीजिएगा, या उसको नोट करके तो रखना ही है, ठीक है ना। अब देखो आप, सबसे पहला आता है इसका कोलाइड औषधि। औषधियों के अंदर इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है, ठीक है ना। अब इसमें सवाल बनता है अपना, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अपन लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर आता है पहला पॉइंट, वो है आर्जीरॉल। क्या नाम आता है? आर्जीरॉल। अब ये क्या होती है? तो ये है ना सिल्वर एजी रक्सीकोलाइड है। क्या है? सिल्वर एजी रक्सीकोलाइड है, जिसका उपयोग जो होता है, जो आंख की जो पलक होती है उसके ऊपर होने वाले जो रोग होते हैं उसके उपचार के लिए। तो इसको मैं यहां मार्क कर देता हूं कि आंखों की पलक, आंखों की पलक के रोग उपचार में, रोग उपचार के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो सवाल यहां से बनता है कि आंख की पलक के रोग या आंखों के रोग के लिए कौन से कोलाइड का उपयोग किया जाता है, उसका नाम बताइए। तो आपको बताना है सिल्वर रक्सीकोलाइड। सिल्वर का रक्सीकोलाइड जो होता है वो इसके अंदर बताना है, ठीक है। सेकंड आता है इसके अंदर कि विभिन्न प्रकार के कोलाइड जो होते हैं, जैसे कोलाइड लेते हैं अपन, इन कोलाइड के अंदर अपन लेते हैं धातुओं के कोलाइड आते हैं, जैसे मैंगनीज, गोल्ड, ठीक है, और अपने आ गया तांबा, आयरन। इन सब के कोलाइड जो होते हैं, इनके कोलाइड, ठीक है ना, ये टॉनिक के रूप में, टॉनिक के रूप में जो स्वास्थ्य वर्धक होते हैं, क्या होते हैं? स्वास्थ्य वर्धक के लिए, स्वास्थ्य वर्धक के रूप में काम में लिए जाते हैं। स्वास्थ्य वर्धक टॉनिक के रूप में ये काम में लिए जाते हैं, ठीक है। और तीसरा कोलाइड जो आएगा वो है सल्फर का कोलाइड। सल्फर कोलाइड, ये मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, जिसका उपयोग करते हैं कीटनाशक के रूप में। किसके रूप में? कीटनाशक के रूप में किया जाता है। तो अपन को यहां पर है ना, ये यूं ध्यान रखना है कि भाई आर्जिरॉल सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अपना, ठीक है। तो ये तो हमारे को विशेष तौर पे याद रखना है कि आर्जिरॉल जो है ये सिल्वर का रक्सीकोलाइड है, जिसका उपयोग आंख की पलक के रोग के उपचार में किया जाता है। दूसरा कोलाइड जो लेते हैं, इसके मैंगनीज, एयू, कॉपर और इसके जो कोलाइड होते हैं उसका स्वास्थ्य वर्धक टॉनिक या टॉनिक स्वास्थ्य वर्धक के रूप में किया जाता है, ठीक है। और सल्फर कोलाइड जो होता है ये तीव्र, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही तीव्र होता है, कीटनाशक पदार्थ के रूप में उपयोगी होता है। बस आपको रूटीन में ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब वाहिक मल सीवेज डिस्पोजल जो होते हैं, तो इसमें क्या होता है, देखो आप कि ये जो सीवेज के जो कण होते हैं, ये जो मल जो अपन कहते हैं, वाहिक मल जो होता है, यानी अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं ये सभी, ये क्या होते हैं? ऋणावेशित कण है। कौन से हैं? ऋणावेशित है। ऋणावेशित कोलाइड के रूप में भी लिख सकते हो, सारे ऋणावेश के रूप में रहते हैं। और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करके, विद्युत क्षेत्र जो होता है ये उत्पन्न कर, अब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे तो ये ऋणावेशित है, तो मुख्य रूप से कौन सा लेंगे हम?
धनावेश, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे और क्या हो जाएंगे, उदासीन होकर और अवक्षेपित हो जाते हैं। अवक्षेपित क्या हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाएंगे, होते हैं। ठीक है, तो ये अवक्षेप के रूप में बदल जाएंगे और इन अवक्षेप का उपयोग, ये जो अवक्षेप है, इन अवक्षेप का उपयोग आगे किसमें, सिंचाई के अंदर यानी कृषि में खाद वगैरह जो होती है उसके रूप में किया जाता है। तो वापस सुन लो, जो सीवरेज लाइनें होती है, सीवरेज लाइनें में हमने देखा है कई अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, लेकिन ये कहा गया है कि इनके अंदर ऋणावेशित कोलाइड होता है। कोलाइड सॉल्ट जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। तब उनके अंदर विद्युत, ये क्या किया हमने, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, तो उसमें जो एनोड भाग होता है, एनोड से ये ऋणावेशित कण क्या हो जाते हैं, जुड़ेंगे और जुड़कर क्या करते हैं, उदासीन अवक्षेप के रूप में हो जाते हैं। फिर इन अवक्षेप का उपयोग किसके अंदर कर देते हैं, सिंचाई के अंदर, खाद के अंदर इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो पहला कोलाइड सॉल्ट, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा वाहित मल के रूप में बताना है कि वाहित अपशिष्ट पदार्थ, वाहित मल को मैंने यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ लिख दिया, जो क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, उनके कण और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, तो इसमें विद्युत क्षेत्र उल्टा होगा, ये ऋणावेशित है तो ये कौन सा होगा, धनावेशित होगा। फिर इसके साथ में इसको जोड़कर अवक्षेप में परिवर्तित किया जाता है और उस अवक्षेप का उपयोग आगे सिंचाई और खाद के अंदर करते हैं। ओके, तीसरा आता है रबड़ व्यवसाय। रबड़, जिसे अपन कहते हैं ना कि रबड़ जो होता है, रबड़ के ऊपर क्या होता है, रबड़ जो है ना, रबड़ पर प्रोटीन की परत चढ़ी रहती है। किसकी, प्रोटीन की रक्षा परत चढ़ी रहती है। ठीक है, अब इसको जब उबालेंगे, क्या करेंगे, रबड़ को उबालते हैं, तो उबालने पर क्या होगा, इसके ऊपर की परत तो हट जाएगी, लेकिन रबड़ जो होता है, तो रबड़ जो होता है, ये रबड़ क्या हो जाएगा, ऋणावेशित सॉल में बदल जाएगा। किसमें, ऋणावेशित सॉल में। और ये ऋणावेशित सॉल जो है ना, ये लवण के अंदर, अब लवण के अंदर क्या होता है, लवण क्या होता है, अम्ल और क्षार का मिश्रण होता है। अब ये ऋणावेशित सॉल जो होगा, ये लवण में क्रिया कर और क्या हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाता है। क्या हो जाता है, अवक्षेपित। ठीक है, तो देखो आप, रबड़ जो होता है, रबड़ व्यवसाय के अंदर इसका यूज कहां करते हैं, तो मुख्य रूप से पॉइंट तो मैं अभी लिखूंगा इसके अंदर, एक ही पॉइंट। ठीक है, कि रबड़ के ऊपर प्रोटीन की परत होती है, उसको उबालेंगे अपन, किसको, रबड़ को बहुत ज्यादा उबालेंगे, तो क्या होगा, रबड़ जो होता है वो ऋणावेशित सॉल में परिवर्तित हो जाएगा, प्रोटीन परत हट जाएगी। अब ये सॉल जो उसके अंदर माध्यम है, कौन सा, लवण का, उस माध्यम के साथ में क्रिया कर अवक्षेपित हो जाते हैं और इसका यूज इसके अंदर किसमें, वल्कनीकरण क्रिया में किया जाता है। वल्कनीकरण में यूज होता है। अब वल्कनीकरण आपको पता है, प्राकृतिक रबड़ में सल्फर मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन क्या कहते हैं, वल्कनीकरण, है ना। तो ये रबड़ का वल्कनीकरण करने के अंदर उपयोग में लेते हैं, लेकिन वल्कनीकरण करने से पहले इसको इस प्रोसेस से गुजारा जाता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए मुख्य, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे वाले पॉइंट लेते हैं। ओके, अब हम इसमें आगे लेते हैं चौथा पॉइंट। देखो, जल का शोधन। हम इसका यूज भी अपने घर के अंदर करते हैं। आपको पता है, टांके का जो पानी होता है, इस पानी के अंदर कभी कभार क्या है, फिटकरी वगैरह मिलाई जाती है, याद होगा आपको, पता होगा। तो फिटकरी का यूज क्या आ रहा है, वो चीज हमें इसमें ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, देखो अभी 3 पॉइंट हुए, अभी टोटल 11 पॉइंट है। ठीक है ना, तो चौथा है जल का शोधन। ठीक है, अब जल का शोधन करने के अंदर कौन सा उपयोग किया जाता है पदार्थ का, फिटकरी का। किसका यूज लेते हैं, फिटकरी का उपयोग करते हैं। तो क्या होता है कि पानी जो होता है, पानी के अंदर जल में क्या होते हैं, मिट्टी के कण, मिट्टी के कण क्या होते हैं, रेत होती है। रेत के अलावा और भी कई पदार्थ इसके अंदर मिश्रित रहते हैं, लेकिन ये सभी पदार्थ और अन्य पदार्थ ये जल में रहते हैं। ठीक है, इनके ऊपर ये क्या होते हैं, ऋणावेशित सॉल के रूप में रहते हैं। किसके रूप में, ऋणावेशित सॉल के रूप में। अब क्या होगा कि जब हम इसमें फिटकरी मिलाएंगे, तो फिटकरी मिलाने पर
फिटकरी के अंदर जैसे ही फिटकरी मिलाएंगे तो मिलाने पर क्या होगा, फिटकरी में जो एल्यूमिनियम आयन है Al3+ आयन किसके अंदर पाया जाता है, फिटकरी में। ये एल्यूमिनियम धनायन है और कोलाइड सॉल्व कौन सा है, ऋणायन है। तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो एल्यूमिनियम प्लस आयन इस सॉल्व से जुड़कर और क्या कर लेगा, सॉल्व से जुड़ जाएगा। और सॉल्व से जुड़ते ही हम क्या कर सकते हैं, इसको उदासीन हो जाएगा विलयन, उदासीन होकर और अवक्षेपित हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। आप जानते हैं ना पानी का जो टांका होता है, कभी कभार क्या होता है पानी के टांके के अंदर अपन फिटकरी डालते हैं तो फिटकरी के कण क्या करते हैं, देखो एल्यूमिनियम है वो इसमें से टूटेंगे, धनायन है और मिट्टी वगैरह जो पानी के ऊपर की सतह पर हमारे को दिखाई देती है तो वह क्या करते हैं मिट्टी के कणों को अपनी सतह पर अधिशोषित करने का कार्य करते हैं। तो पानी साफ करने के लिए अंदर फिटकरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट आता है अपना, वो है चर्म शोधन। अब चर्म शोधन के अंदर भी यही प्रक्रिया बताई गई है इसी तरह से। वो ये है कि चमड़ा जो होता है, ठीक है, चमड़ा एक ऋणावेशित सॉल्व के रूप में रहता है। किसके रूप में, ऋणावेशित सॉल्व के रूप में। अब हम इसके अंदर टैनिन डालते हैं, टैनिन जो पदार्थ होता है, ठीक है ना, और टैनिन जो होता है वो कौन सा है, धनावेशित है। अब टैनिन धनावेशित होगा तो टैनिन के विलयन में जब इस चमड़े को डाल के बाहर निकाला जाता है तो चमड़े के ऊपर जो कण होते हैं वह कण टैनिन के द्वारा क्या किए जाते हैं, अवक्षेपित कर लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो हम यही कह सकते हैं अब ये ऋणावेशित है ये धनावेशित है तो क्या होगा, सॉल्व क्या हो जाएगा, उदासीन। तो सॉल्व उदासीन होकर और क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। क्या हो जाता है, अवक्षेपित, है ना। तो चमड़े के ऊपर जो कण पाए जाते हैं या हम ये कह सकते हैं इसके ऊपर ऋणावेशित सॉल्व के रूप में रहते हैं और वो जब अपन टैनिन विलयन में इस चमड़े को डालते हैं तो इसके अंदर डालने पर ये धनावेशित है, ये इसके साथ जुड़कर उदासीन हो जाएगा और वो क्या हो जाता है, अवक्षेपित, यानी चमड़ा जो होता है वो क्या होगा, मजबूत हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हम तीसरा, ये चौथा और पांचवा पॉइंट। ठीक है, अब छठा देखो आप, छठा पॉइंट आता है फोटोग्राफी के अंदर। तो फोटोग्राफी के अंदर देखो आज का टाइम जो है वो डिजिटल है ना, लेकिन पहले के समय में क्या होता था, जो कैमरे आते थे कैमरे के अंदर रील लगी हुई रहती थी, उस रील को साफ करने के लिए काम में लिया जाता था। साफ करने के लिए अंधेरे रूम के अंदर, मतलब बिल्कुल प्रकाश नहीं हो, वहां पर इसको एक विलियन के अंदर डुबो के और फिर बाहर निकालते थे, फिर उसके ऊपर की जो फिल्म है वो हमें दिखाई देती थी, जैसे एक्सरे होता है ना उसी तरीके से। तो वो क्या होता है कि फोटोग्राफी के अंदर जो ये होती है रील होती है, ये क्या होता है, जिलेटिन में जो AgBr, इन दोनों यानी जिलेटिन और AgBr की परत इसके ऊपर चढ़ी रहती है फोटोग्राफी फिल्म के ऊपर। ठीक है ना, तो ये फोटोग्राफी फिल्म के ऊपर लगी रहती है और ये परत ही इसके लिए किसका कार्य करती है, निलंबन का कार्य करती है, मतलब ये अवक्षेपण के अंदर यूज में दी जाती है। तो ये भी आपको थोड़ा सा इसमें फोटोग्राफी के बारे में ध्यान में रखना है। सिल्वर ब्रोमाइड का सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर फिर इसको ये जिलेटिन के अंदर डाल के और ये इसका निलंबन किया जाता है। ठीक है ना, तो देखो जल का शोधन, फिटकरी, ये हमने पढ़ा, हमने देखा भी है। चर्म शोधन जो जानते हैं, जो चमड़े का उपयोग करते हैं उनको भी पता होगा कि किस तरह से इसका यूज किया जाता है। ठीक है, फोटोग्राफी वाले होते हैं वो भी इसके, तो देखो आप सब हमारे दैनिक जीवन वाले उपयोग है। ठीक है, अब वर्षा, एक कोलाइड वर्षा, रक्त का स्कंदन, ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, रक्त का स्कंदन। और ये अपन ने पहले पढ़ा है टिंडल प्रभाव, ये वही चीज है, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब सातवां पॉइंट लेते हैं, कोलाइड वर्षा। सामान्य रूप से कोलाइड वर्षा जो होती है वो ठंडे प्रदेशों के अंदर होती है। किसमें, ठंडे प्रदेश जो होते हैं ठंडे प्रदेशों के अंदर होती है। तो सातवां पॉइंट है अपना कोलाइड वर्षा। क्या नाम आता है, कोलाइड वर्षा। तो क्या होगा कि जल वाष्प जो होती है, ये जल वाष्प है ना,
पानी की जो बूंदें होती है ये ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, तापमान कम है ना, तो ये वाष्प के जो कण है ये वहां की वायु जो होती है उस वायु के साथ में संघनित हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या बताएंगे इसमें, वायु के साथ क्या हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं। कौन, जल वाष्प के कण, और संघनित होंगे तो क्या बनेंगे, पानी की बड़ी बूंद का निर्माण करेंगे या अवक्षेपित हो जाते हैं। अवक्षेपित होने का मतलब ये होगा बड़े उदासीन कण बनाते हैं। अब ये कण तो ऊपर रहते हैं है ना, और कण ऊपर रहेंगे, भारी हो जाती है बूंद, तो गुरुत्व आकर्षण प्रभाव के कारण, किसके, गुरुत्व आकर्षण प्रभाव के कारण ये बारिश के रूप में नीचे आते हैं। किसके रूप में, बारिश के रूप में गिरते हैं, गिरती है, क्या गिरती है, पानी की बूंदें जो होती है वो इस प्रकार से गिरती है। तो सातवां पॉइंट इसमें कोलाइड वर्षा का दिया गया है कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहां की जो जलवायु है, वहां का जो जल वाष्प जो होती है, जल वाष्प के कण वहां की ठंडी वायु के साथ संघनित होकर पानी की बड़ी बड़ी बूंदें बनाती है। अब ये पानी की बूंदें ऊपर रहती है, और आपको पता है कि जब पानी की बूंदें एक साथ जुड़ेगी तो बहुत बादल तो बनते ही हैं, और बादल के अलावा ये भी बता सकते हैं कि भारी होने के कारण गुरुत्व आकर्षण का जो प्रभाव होता है जिससे वो कण क्या होते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो ये एक कोलाइड वर्षा के रूप में भी कहलाती है। ठीक है ना। अब आठवां पॉइंट, रक्त का स्कंदन। ये ना ध्यान रखिएगा, इसमें सवाल कैसे बनता है वो भी बताता हूं। रक्त का स्कंदन, इसमें सवाल ये पूछेंगे कि जैसे किसी व्यक्ति के चोट लग जाती है, यानी हाथ के ऊपर कोई घाव हो जाता है, ब्लेड से कट हो जाता है, और जब हम उसके ऊपर फिटकरी डालते हैं तो फिटकरी लगाने पर रक्त जो होता है ना, रक्त का बहाव रुक जाता है, इसका कारण क्या है, ये सवाल पूछा जाता है। मैं है ना लास्ट वीडियो जो होगा अपना इस पार्ट का, ठीक है, अब ये सेकंड लास्ट वीडियो, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर मैं ये पार्ट पूरा वापस रिपीट करूंगा, जो इस पार्ट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। चलो देखो, एक वीडियो बढ़ा रहा हूं मैं, वो बढ़ाने का रीजन भी है कि पार्ट को पूरा समझा के वापस शॉर्ट में रिपीट करके, और फिर उसके अंदर आने वाले बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वह सवाल है ना, मैं एक पेपर के ऊपर लिख के और वीडियो के साथ में अटैच कर दूंगा, ताकि क्या है, आप उस पार्ट के, इस पार्ट के सवालों को ज्यादा से ज्यादा रिपीट करोगे तो हमें इसके अंदर बोर्ड के अंदर कुछ ना कुछ फायदा मिले। ठीक है, तो रक्त का स्कंदन क्या होता है कि रक्त के अंदर इसमें ना एल्बुमिन नाम का एक पदार्थ होता है। कौन सा, एल्बुमिन, ये बायो वाले जानते होंगे है ना। तो एल्बुमिन जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, ऋणावेशित कण होते हैं। क्या होते हैं, ऋणावेशित कण। ठीक है, और ये रक्त में पाया जाता है। अब जब चोट लगती है तो रक्त बाहर निकलेगा, हम फिटकरी का उपयोग करते हैं इसके अंदर। किसका, फिटकरी का, किसमें, स्कंदन के अंदर फिटकरी का उपयोग किया जाता है। और फिटकरी का उपयोग करते हैं तो फिटकरी में कौन से आयन होते हैं, एल्यूमिनियम आयन। अब ये एल्यूमिनियम आयन जो होते हैं ये धनावेशित कण है, ये धनावेशित कण किसके साथ जुड़ेंगे, इस ऋणावेशित तौल के साथ जुड़ेंगे। और देखो ये त्वचा के ऊपर क्रिया होती है, तो एल्यूमिनियम आयन इस एल्बुमिन के साथ में जुड़कर उसका अवक्षेपण कर देते हैं। अब वो जो अवक्षेप बनेगा वह धीरे धीरे जो घाव होता है, जो चोट लगी है उसके ऊपर धीरे धीरे क्या होता है, अवक्षेपित होता जाएगा, और वो जो अंदर स्थान बना है जिससे क्या हो रहा है, रक्त बाहर हो रहा है, उसके ऊपर अवक्षेप की परत, मतलब अवक्षेपित हो जाएगी, वह परत बन जाएगी, जिससे रक्त का बहाव जो होता है वो क्या हो जाएगा, रुक जाता है। ठीक है ना। तो ये आठवां पॉइंट है जिसमें आपको बताना है, एल्बुमिन ऋणावेशित कण है जो फिटकरी का उपयोग करते हैं, तो ये एल्यूमिनियम आयन, फिर एल्यूमिनियम आयन इसके साथ में जुड़ के और फिर इसका क्या कर देंगे, अवक्षेपण कर देते हैं, और अवक्षेपण करते ही रक्त का बहाव रुक जाता है, रक्त का बहाव क्या हो जाएगा, रुक जाता है। ठीक है ना। तो ये आपको इसमें पॉइंट ध्यान रखना है। आठवां पॉइंट है, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण हमने बताया था कि नीला रंग जो होता है, नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जिसका मुख्य कारण क्या है
कि नीले रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, और तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण हम कहते हैं कि इसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। इसी के कारण हम क्या कहते हैं, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश के रंग नीला दिखाई देने का कारण भी कौन सा बताते हैं अपन, टिंडल प्रभाव। क्या नाम बताते हैं, टिंडल प्रभाव के रूप में बताते हैं। तो ये अपने इसमें कितने पॉइंट हुए, 9 पॉइंट। 2 पॉइंट है तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वो मैं फोटो बना के और आपको इसको समझाता हूं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आप इसके अंदर जो 2 महत्वपूर्ण पॉइंट पीछे रहे, मैंने कहा ना 2 पॉइंट, 11 थे टोटल, तो 11 में 10वां पॉइंट आता है धूम्र अवक्षेपण, जिसे कॉन्ट्रेल अवक्षेपण के नाम से जाना जाता है। ये है ना, ये वाला डायग्राम जो आप देख रहे हो, ये डायग्राम परीक्षा में पूछा गया है, और इसके लिए सवाल क्या बनता है, वो ये पूछते हैं कि जैसे मान लो एक आप कोई एक फैक्ट्री खोलते हो, कोई बड़ा सा कारखाना खोलते हो, तो कारखाना खोलते समय आपको ऐसी क्या व्यवस्था करनी है कि वायु प्रदूषण को रोका जा सके। ध्यान से सुनिएगा, आप एक कारखाना खोलते हो तो कारखाना खोलने के लिए आप ऐसी अपने कारखाने के अंदर क्या व्यवस्था करेंगे जिसके कारण वायु प्रदूषण जो है ना वो कम से कम हो। तब आपको वहां पर उत्तर देना है कि हम अपने जो कारखाना है उस कारखाने के ऊपर जो सबसे ऊपर चिमनी लगाई जाती है, चिमनी के साथ में एक ऐसा उपकरण जोड़ेंगे जिसका नाम है कॉन्ट्रेल अवक्षेपण, जिसके द्वारा हम वायु प्रदूषण को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या होता है कि ये जो एक उपकरण है, देखो यहां पर चिमनी बताई गई है और चिमनी के साथ में इसे जोड़ा जाता है। अब होता ही हुआ है कि जो धुआं निकलता है, धुएं के अंदर कई प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है, तो वह एक कोलाइड कण के रूप में पाए जाते हैं, मतलब मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या दिया है, कार्बन और धूल युक्त गैस। कार्बन तो होता है उसमें, कार्बन के अलावा इसमें धूल युक्त यानी जिसमें कई गैसों का मिश्रण भी हो सकता है। अब इस गैस को इसके अंदर प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो इन कणों में जो आवेश होता है उस आवेश के विपरीत आवेश इसके अंदर प्रवाहित किया जाता है। किसके अंदर, इस अवक्षेपण के अंदर। देखो यहां पर एक प्लेट लगी हुई है, आवेशित कण, आवेश प्लेट लगी हुई है, इस प्लेट को आगे उच्च विभव के लिए जोड़ा गया है। अब अगर इसके अंदर सारे ऋणावेशित सॉल है, 99% सब हमने जितने भी पढ़े हैं उसमें सब ऋणावेशित सॉल को ही बताया है, तो इसमें भी ऋणावेशित सॉल जो होते हैं जब इसके अंदर प्रवेश करेंगे, इसके अंदर इस धूम्र अवक्षेपण के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो इसमें हम उच्च विभव से एनोड उत्पन्न करते हैं, इसमें कौन सा आयन आ जाता है, प्लस आवेश आ जाता है। तो जब ये सभी मिश्रण इसके अंदर प्रवेश करेगा तो ये जो रेड डॉट लाइन आपको दिख रही है, रेड डॉट जो बताया है मैंने, ये सब क्या है कि इस प्लेट के ऊपर कार्बन और धूल के कण क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे पृथक हो जाएंगे, यानी इसके ऊपर अवक्षेपित हो जाएंगे, और शेष बची कण रहित व्यर्थ गैस जो हमारे किसी काम की नहीं होती है, यानी जिसमें गैस के अंदर ये जो आप गैस इसमें मुक्त बता रहे हैं, ये गैस जो होती है इसमें किसी भी प्रकार का कार्बन या अन्य गैसों का मिश्रण नहीं होता है, वह चिमनी के द्वारा इसमें से बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या करना है कि कार्बन और धूल युक्त गैस जो होती है वो जब इस अवक्षेपण के अंदर प्रवाहित की जाती है, इसमें प्रवेश कराई जाती है, तो इसके अंदर उच्च विभव उत्पन्न करते हैं, और उच्च विभव उत्पन्न उस हिसाब से किया जाता है कि इनके अंदर पहले पता लगाते हैं कि इसमें धनावेशित सॉल है या ऋणावेशित सॉल है, उसके आधार पर विपरीत आवेश इस प्लेट के अंदर क्या करते हैं, उत्पन्न किया जाता है, और प्लेट जो होती है वह विपरीत आवेश को अपने ऊपर अवक्षेपित कर देती है, और शेष गैस के जो कण होते हैं वो इस चिमनी में से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो ये सवाल आप ध्यान रखिएगा, और इसका चित्र आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना है, ठीक है। और लास्ट आता है इसका, वो है डेल्टा का निर्माण। अब ये पूछा जाता है कि डेल्टा क्या होता है, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। देखो क्या होगा कि समुद्र का जो पानी है, आप जानते हो समुद्र का पानी लवणीय है, जैसे मैंने इसमें बताया है ब्लू कलर से कि इसके अंदर देखो K प्लस Na प्लस Cl माइनस Na, मतलब पानी है, तो पानी में ये आयन रहते हैं, है ना। अब बात ये आती है कि जो नदियों का पानी होता है, नदियां, ये नदियों का पानी
जब बहता है तो उसके अंदर कई प्रकार के रेत के कण, इसके अलावा कई और भी कण इसके साथ में चलते हैं, है ना, आपको भी पता है। अब रेत के कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऋणावेशित सॉल होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, रेत के कण जो होते हैं वो ऋणावेशित सॉल है। जैसे अभी अपन ने पहले लिया था, आपको याद है ना, जल के शोधन में, तो वो ऋणावेशित सॉल इस पानी के साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही ये नदी का पानी इसके समुद्र के पानी से मिलेगा, तो समुद्र के पानी के अंदर जो लवण होते हैं, जो विद्युत अपघटय पदार्थ के रूप में रहते हैं, वह लवण इस जल के साथ में क्रिया करते हैं। और देखो आप, विद्युत अपघटय पदार्थ है और इधर रेत क्या है, ऋणावेशित सॉल है ना। तो इसमें समुद्र के पानी के लवण, और लवण में से कौन से आयन, अब ये तो ऋणावेशित सॉल था, तो उसमें कौन से आयन आ जाएंगे, धनावेश, है ना। तो इस समुद्री जल के धनायन और रेत के जो कण है जो इस नदी के पानी के साथ में आ रहे हैं, उन कणों की क्रिया होती है, और क्रिया होकर वो एक अवक्षेप के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे डेल्टा के नाम से जाना जाता है। वापस सुन लीजिएगा कि समुद्री जल जो होता है, समुद्री जल के लवण, ठीक है, और रेत जो ये आ रही है नदी के जल के अंदर, जो रेत के कण है, ठीक है ना, ये आपस में क्या करते हैं, जुड़ते हैं, क्रिया करते हैं। और लवण के अंदर जो धनायन है, क्या धनायन, वह रेत के कण के साथ में क्या होंगे, जुड़ेंगे, और जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, डेल्टा का निर्माण करते हैं। देखो ये, अब ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान में अपने अब ये सोचो आप खुद कि इसमें विपरीत आयन जो होगा वही इसके साथ जुड़ेगा तो अवक्षेप बनाएगा। अवक्षेप को इसमें नाम क्या दिया है, डेल्टा दिया। अवक्षेप तो क्या होता है, परत नली के अंदर अपन लेते हैं तो परत नली में अवक्षेप वगैरह बनते हैं, लेकिन अब ये समुद्री जल और नदियों की बात होती है तो बड़े बड़े डेल्टा, विशाल, वो डेल्टा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसलिए यहाँ पर वो वर्ड क्या दे दिया, डेल्टा है, अवक्षेप ही, लेकिन वर्ड दिया गया है डेल्टा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने मुख्य रूप से कोलाइड के 11 उपयोग पढ़े। अब इन्हीं 11 उपयोग को आप इस वीडियो को पूरा देखकर एक बार, दो बार, तीन बार देखो, हर एक चीज को आप खुद समझ जाओगे कि रसायन का उपयोग हर क्षेत्र के अंदर किया जाता है, ठीक है ना। और आप अब एक चीज और कहना चाहता हूं कि इसके अलावा अब लास्ट लेक्चर के अंदर मैं इस पार्ट को थोड़ा रिपीट करके दोबारा, और रिपीट करने के साथ इसके अंदर जो बोर्ड के अंदर सवाल आते हैं, कैसे सवाल बनते हैं, वो सवाल हो सका संभव तो उसके उत्तर भी साथ में लिख दूंगा, ठीक है ना। तो वो पेज इस वीडियो के साथ में अटैच कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप बाल मंदिर बाड़मेर नाम के इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।